हम सब विज्ञान पर कितना भरोसा करते हैं, है ना? पर क्या होता है जब यही भरोसा टूट जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी है। तो कहानी की शुरुआत ही इसके अंजाम से करते हैं। सोचिए, एक ऐसी मेडिकल रिसर्च जिसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा था, उसे जापान की सबसे बड़ी साइंस अथॉरिटी ने खुद एक फ्रॉड घोषित कर दिया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था, बल्कि एक ऐसा फ्रॉड था जिसे खुद सरकार ने सर्टिफाई किया था। तो इस पूरी कहानी में किरदार कौन-कौन थे? देखिए, सबसे पहले तो एक रिसर्चर जो एक बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, फिर उसका इंस्टीट्यूट यानी ओसाका मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी, और इन सबके ऊपर थी निगरानी रखने वाली बॉडी, जापान की साइंस मिनिस्ट्री, जिसे मेक्स्ट भी कहते हैं। और देखिए, ये कोई हवा में की गई रिसर्च नहीं थी। ये काम 2015 से 2018 के बीच हुआ था और इसमें असली मरीजों का डेटा शामिल था। मतलब इसका सीधा असर लोगों के इलाज पर पड़ सकता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये धोखाधड़ी हुई कैसे? डेटा के साथ ऐसा क्या किया गया था जिसे फ्रॉड माना गया? देखिए, साइंटिफिक फ्रॉड मोटे तौर पर दो तरह का होता है। पहला है फैब्रिकेशन, जिसे जापानी में नेत्सुजो कहते हैं। इसका सीधा मतलब है हवा से डेटा बना देना, मतलब ऐसे मरीजों की फाइलें बना दी जो कभी थे ही नहीं। और दूसरा है फॉल्सिफिकेशन, यानी काइजान। इसमें असली डेटा तो होता है, पर उसे अपनी मर्जी के नतीजों के लिए बदल दिया जाता है। और इस केस में रिसर्चर ने, आप कह सकते हैं, दोनों ही पाप किए। उसने नकली मरीजों का डेटा बनाया, असली मरीजों के ब्लड प्रेशर और ब्लड टेस्ट की वैल्यूज को जानबूझकर बदला, और तो और स्टैटिस्टिक्स के साथ भी छेड़छाड़ की ताकि उसके नतीजे बड़े काम के और असरदार दिखें। पर कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। तो इतना बड़ा फ्रॉड आखिर सामने कैसे आया? चलिए अब इसकी कहानी देखते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसके साथ काम करने वालों को कुछ गड़बड़ लगी, शक हुआ। फिर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक इंटरनल जांच बैठाई और उन्हें भी लगा कि हाँ, धोखाधड़ी हो सकती है। इसके बाद मामला पहुंचा विज्ञान मंत्रालय के पास, जिन्होंने अपनी पूरी फॉर्मल जांच की और ठप्पा लगा दिया कि ये तो पक्का फ्रॉड है। और नतीजा, रिसर्चर पे एक्शन हुआ और उसके कई रिसर्च पेपर वापस ले लिए गए। पर ये सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी। जांच में जो बात सामने आई वो ये थी कि ये फ्रॉड इतने लंबे समय तक इसलिए चल पाया क्योंकि एक तरफ तो रिसर्चर एथिक्स को ताक पर रख रहा था और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी का जो निगरानी सिस्टम था वो भी बहुत कमजोर था। मतलब ये एक सिस्टेमिक फेलियर भी था। तो फ्रॉड पकड़ा गया, एक्शन भी हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इस एक धोखाधड़ी की वजह से कई साइंटिफिक पेपर्स को वापस लेना पड़ा। अब सोचिए, इससे सिर्फ उस रिसर्च की ही नहीं, बल्कि उन बड़े बड़े एकेडमिक जर्नल्स की इज्जत पर भी कितना बड़ा धब्बा लगा जिन्होंने उसे छापा था। इसका असर 3 लेवल पर हुआ। सबसे पहले तो एकेडमिक लेवल पर। हो सकता है दूसरे साइंटिस्ट्स ने उस झूठे डेटा को सही मानकर अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई हो, जिससे गलत जानकारी और फैल गई। दूसरा, मेडिकल फील्ड में इन झूठे नतीजों के आधार पर इलाज के तरीकों पर असर पड़ सकता था। और तीसरा और सबसे बड़ा असर हुआ समाज पर। लोगों का यूनिवर्सिटी रिसर्च और पूरे जापानी मेडिकल सिस्टम पर से भरोसा हिल गया। लेकिन कहते हैं ना, हर बुरी चीज में कुछ अच्छा भी छिपा होता है। इस स्कैंडल ने एक तरह से जापान के साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम को जगा दिया और सुधार के लिए एक बहुत बड़ा मौका तैयार किया। तो इसके बाद क्या हुआ? कई बड़े और जरूरी कदम उठाए गए। यूनिवर्सिटीज ने अपनी निगरानी और एथिक्स कमिटियों को और ज्यादा मजबूत किया। डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए एकदम सख्त नियम कानून बना दिए गए। और इस केस ने ये भी दिखाया कि देश में एक मजबूत राष्ट्रीय कानून की कितनी जरूरत है, जिसने 2018 में आए जापान के क्लिनिकल ट्रायल्स एक्ट को और भी मजबूती दी। तो कुल मिलाकर ये केस एक बहुत बड़ा धब्बा तो था, लेकिन यही वो मोड़ भी बना जहां से जापान में मेडिकल रिसर्च को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है कि जब विज्ञान फेल होता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है।